अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। सब ठीक ठाक होंगे आप लोग। अच्छा जी, अभी हमने एक आखिरी एक्सरसाइज करनी है इस पूरी किताब की, जिसको हम 14.4 एक्सरसाइज कहते हैं। यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा, ख़त्म दिला देंगे हम अपनी इस किताब का। बहरहाल तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइटल है जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये जो चैप्टर है हमारा, ये वेक्टर्स के मुतल्लिक था ना, तो जिसमें हम कहते थे भाई कोई एक सीधी लाइन आप लगा देते हैं, उसकी डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, तो वेक्टर होता है। फिर उस वेक्टर के हमने डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किस तरह से कराया जाता है। एक डॉट प्रोडक्ट था, एक क्रॉस प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट है, तीन वेक्टर्स होंगे और उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन किस तरह से दो के दरमियान क्रॉस होगा, उनका जो आंसर आएगा उसका तीसरे के साथ डॉट वो प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब देखें ये ट्रिपल प्रोडक्ट है लेकिन स्केलर है, वेक्टर नहीं है। क्योंकि जाहिर है जब दो का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया वो एक वेक्टर बना, उसका जब तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर वो वेक्टर नहीं रहता, ठीक है ना, वो एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आता है, पीछे हमने पढ़ा था। तो इसलिए एक सिंगल फॉर्म में आंसर आ जाता है, आई जे के नहीं आते उसके साथ। तो फिर हम कहते हैं कि ये स्केलर है, इसका आंसर स्केलर आएगा। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। और इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं कि इसकी मदद से हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। आपने मैथ में पहले पढ़ा होगा ना कि जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसमें हमेशा दो डायमेंशंस होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ। तो दो डायमेंशंस होती हैं। तो एरिया जैसे फर्श का एरिया, दीवार का एरिया, किताब का एरिया, तो वो चीज़ ने जगह कितनी घेरी हुई है वो एरिया होता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब वॉल्यूम होता है तो उसमें तीसरी डायमेंशन भी आती है जो हाइट होती है। जैसे हमारा कमरा है, जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, आप बैठे हुए हैं, तो उसमें हाइट भी है, ऊंचाई भी है। तो तीन डायमेंशन आ जाए तो अब ऊंचाई भी आ गई, तो जगह आ गई ना कि इसमें क्या कितनी चीज आ सकती है, तो वो वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम के लिए तीन डायमेंशन का होना जरूरी है। और यही तीनों डायमेंशन आप वेक्टर की फॉर्म में ले ले। लंबाई एक वेक्टर है, चौड़ाई एक वेक्टर है, ऊंचाई एक वेक्टर है। तो तीनों वेक्टर्स का जब हम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है, वॉल्यूम फाइंड करता है। अब यहाँ वॉल्यूम हम दो चीज़ों का फाइंड करेंगे, एक पैरेललोपाइप्ड है, ये लिखा हुआ उसने, और एक टेट्राहेड्रॉन है। तो इनका हम बनाएंगे। ये जो पैरेललोपाइप्ड है वो यहाँ उसने देखे बनाई हुई है कि उसमें एक पैरेललोग्राम बनती है, जो हमारी सतह है नीचे वाली वो पैरेललोग्राम है, लंबाई चौड़ाई वाली। तो ऊपर एक थर्ड भी आ जाएगा तो उसके साथ वो वॉल्यूम बन जाता है। तो नीचे जो बेस बन रही होती है वो पैरेललोग्राम बन रही होती है ना, क्योंकि उसमें दो डायमेंशंस हैं। वो पैरेललोग्राम की जो शक्ल है आपने देखी हुई है, थोड़ी टेढ़ी होती है। रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो वो पैरेललोग्राम बनती है। तो तीसरी डायमेंशन भी आ जाएगी तो वो पैरेललोपाइप्ड हो जाती है कि वो जगह घेरती है, उसमें चीज़ आ सकती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे दो तरह का वॉल्यूम, एक इसका है पैरेललोपाइप्ड का, एक टेट्राहेड्रॉन इस तरह से है जिसकी चार साइडें होती हैं। ये इस तरह का वो मिल्क पैक डिब्बे कभी आते होते थे, ठीक है। तो बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये इसकी जो थ्योरी है वो इस तरह से इन्वॉल्व होती है। अब देखें वो कहता है ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये दो तरह से बनाया जा सकता है। एक स्केलर ट्रिपल होता है, एक वेक्टर ट्रिपल होता है। स्केलर में क्या होगा कि दो का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी यू और वी, कोई से दो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। आपको पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म में आता है, आई जे के की फॉर्म में आता है। अभी पिछली एक्सरसाइज में यही किया था। लेकिन उसका जो आंसर आएगा उसका यू वाले यानी तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट को आपको पता है कि वो स्केलर फॉर्म में होता है, क्योंकि उसमें आई जे के नहीं आता, उसका आई वाला कंपोनेंट उसके आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, जे वाला जे के साथ। तो इस तरह से वो स्केलर फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए इसके नाम के साथ भी स्केलर हमने लिखा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन आप पहले क्रॉस करके फिर दोबारा क्रॉस कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि वो फिर स्केलर तो नहीं रहेगा, वो फिर हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन फिलहाल इस बुक में हमने सिर्फ इसी को पढ़ना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर कभी और कहीं किसी किताब में आ जाएगा इन फ्यूचर, तो फिर हम उसको पढ़ लेंगे। तो एक तो बात ये हो गई कि ये इसका जो तरीक़ाकार है, इसका जो फार्मूला है, जो शक्ल है वो ये वाली है कि पहले क्रॉस है फिर डॉट है, ठीक है। पहले तो ये हो गया। अब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको इन तीन शक्लों में लिखा जा सकता है। ये जो तीन शक्लें हैं ना वो ये बता रही हैं कि इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। जिन दो, कोई से भी दो का क्रॉस ले ले, उसका तीसरे के साथ डॉट ले ले। लेकिन सिर्फ क्या है, तरतीब का ध्यान रखना है, यू वी डब्ल्यू,
एक जो पहले से तरतीब बनी हुई है वही तरतीब आपने दोबारा भी रखनी है, मेंटेन रखनी है ना, तो फिर आंसर एक जैसा ही आएगा। मसलन अगर ने तरतीब रखी है u के बाद v होना चाहिए, v के साथ बाद w होना चाहिए, अब ये तरतीब है आपकी। अब आप क्या करते हैं, इधर क्रॉस कर देते हैं, इधर डॉट कर देते हैं। तो आप क्या करें, अगर चेंज करते हैं w को शुरू में अगर करते हैं तो w के बाद किसने होना है, u ने, तो अब w के बाद u होना चाहिए, u के बाद कौन होता है, v, आगे v होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे क्रॉस डॉट आप जहां मर्जी करते जाएं, यानी क्रॉस और डॉट भी आगे पीछे कर सकते हैं और इनकी जगह भी आगे पीछे कर सकते हैं, बस तरतीब चेंज नहीं होनी चाहिए। u के बाद हमेशा v हो, v के बाद हमेशा w हो, w के बाद हमेशा u हो। तो ये उसने वो यहाँ बताया हुआ उनको आगे पीछे करके कि ये तीनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं और ये तीनों आंसर सेम आएगा। आगे उसने प्रूफ भी किया हुआ है और शायद सवाल के अंदर भी है प्रूफ इसका। ठीक है ना, तो ये हो गया। आगे ये वही थ्योरी है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अब असल तो हमें फार्मूले इनके लेने हैं, क्योंकि फार्मूले हमारे सामने होंगे तो फिर उस हिसाब से हम करते हैं। अब ये टेट्राहेड्रॉन का जब वॉल्यूम निकालना है ना, उसका ये फार्मूला है 1/6 UVW। अब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको इस तरह से भी लिखते हैं कि बस तीनों वेक्टर्स के नाम रख दें और बाहर ये जो बड़ी ब्रैकेटें होती हैं ना ये लगा देते हैं। तो ये इसका मतलब यही होता है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको भी हमें जहन में रखना है। और जाहिर है कि ये जो नॉर्मल हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उससे वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड आएगा, यानी u डॉट v क्रॉस w, जो हम आम एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जिस फार्मूले से भी, तो जो आंसर आएगा वो बेसिकली वॉल्यूम ही बताता है। लेकिन अगर उस आंसर को 6 पे आप डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ये बात समझ आ गई, क्योंकि ये बार बार आना है। यानी सिंपल जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या आंसर वो बताएगा कि ये वॉल्यूम आ रहा है पैरेललोपाइप्ड का, लेकिन उसी आंसर को अगर आप 6 पे डिवाइड कर देते हैं तो वो किसका वॉल्यूम बन जाता है, टेट्राहेड्रॉन का। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। अब असल काम कि अब ये फाइंड करते कैसे हैं, प्रैक्टिकली जब सवाल आ जाए हमारे सामने तो फिर कैसे करते हैं, उसके लिए देखें ये फार्मूला है हमारे पास u डॉट v क्रॉस w। अब देखें इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट था पीछे u क्रॉस v जो भी था, तो उसमें हम क्या करते थे, ऊपर ij के लगाते थे पिछली एक्सरसाइज में, नीचे जो है u वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते थे, नीचे v वाले के लिखते थे, जो भी जो दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उनको लिखते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि 3 है तो तीनों के जो कोएफिशिएंट्स है ना वो बस लिख देने। अगर u पहले है तो u के एलिमेंट्स पहले आएंगे, v सेकंड पे है तो v वालों को सेकंड पे ले आएंगे आप, और w थर्ड पे है तो उसके उधर आ जाएंगे। तो तरतीब मेंटेन रखनी है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी फिर हम काम उसका डिटर्मिनेंट लेने का जो तरीकाकार आपने 3rd चैप्टर में शायद के 4 में पढ़ा हुआ है, तो वो तरीका हम लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। नीचे उसने एक एग्जांपल भी की हुई है, तो ये ज़ाहिर चूँकि हमने सारे सवाल किए हुए हैं तो वहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। और यहाँ से देखें उसने बताया भी हुआ है कि इनका आप ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें ना ये रोज़ आप आगे पीछे करने से वो 1-2 रोज़ को जब चेंज करते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं, फिर चेंज करते हैं तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, तो बहरहाल वो अल्टीमेटली सेम आ जाता होता है। तो ये भी कहीं प्रूफ आएगा तो हम कर लेंगे। आगे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एग्जांपल्स चूँकि हल हुई होती हैं और अगर आपने सवाल जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर एग्जांपल्स भी इजी हो जाती हैं। तो ये हो गया। एक और आखिरी चीज़ इसकी थ्योरी की रह गई जिसको हम कहते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर प्लेन का मतलब कि एक सतह, जैसे ये पेज हमारा प्लेन है, फर्श हमारा प्लेन है, तो एक ऐसी सतह होती है जो बिल्कुल बारीक होती है, ठीक है, लेंथ और विड्थ होती है लेकिन बिल्कुल बारीक है, उसकी मोटाई नहीं होती, उसको प्लेन कहते हैं। तो किसी वेक्टर्स का या किसी नुक्तों का ये बताना हो कि ये किसी एक ही प्लेन के अंदर आते हैं कि नहीं, इसको हम कहते हैं कोप्लेनर। तो कोप्लेनैरिटी चेक करनी है तो उसके लिए भी हम ये ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब देखें ना, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताता है, वॉल्यूम, कि किसी चीज़ का वॉल्यूम कितना है, और वॉल्यूम कब आता है, जब उसकी हाइट होती है, मोटाई होती है। तो अगर वॉल्यूम 0 आ जाए तो इसका मतलब मोटाई है ही नहीं है, यानी उसका मतलब ये होगा कि वो सारी चीज़ें एक ही प्लेन के अंदर है, बिल्कुल पतली सी चीज़ के ऊपर है, ठीक है, उसकी मोटाई नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसका आंसर 0 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं या ये जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर हैं। और अगर वॉल्यूम का कोई आंसर आता है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट का कोई आंसर आता है, तो इसका मतलब वो कोप्लेनर नहीं है।
तो ये हमने करना है जी। तो इतना सा काम है, ठीक है। बाकी थ्योरी है, फिर वो एप्लीकेशंस भी वो थोड़ा बता रहा है, तो एप्लीकेशन भी चूंकि सवालों के अंदर मौजूद हैं तो वो हम करते हैं। तो बस ये थोड़ी सी थ्योरी थी जो आपको बतानी थी। अब एक्सरसाइज हम शुरू कर लेते हैं। चलें जी, एक्सरसाइज हमारे सामने आ गई 14.4। उसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। वही जो मैंने शुरू में आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड फाइंड करना है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। ये 3 उसके एजेस हैं। एजेस वही कि उसकी 3 साइडें हैं, किनारे हैं 3। तो उन 3 किनारों यानी तीनों डायमेंशंस को लेके तो हमने उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। तो u वेक्टर दिया हुआ है, v वेक्टर है, w वेक्टर है, जिस मर्जी शक्ल में है, हमें क्या करना है, उनका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। लिख लेंगे पहले जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू u डॉट v क्रॉस w। जिस तरतीब में दिए हुए है ना u v w, उसी तरतीब से ही आप शुरू हो जाएं, कोई मसला नहीं है। तो उसका वॉल्यूम मैंने आपको तरीका बताया था कि u पहले है, आप उसको पहले रख रहे हैं, तो उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। i के साथ देखें 3 है तो आपने 3 लगाना है, j मिसिंग है तो उसका आपने 0 लगा लेना है, और k जो है उसका 2 है तो आपने 2 लगा लेना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। इसी तरह v के 1 2 1 वो देखें ऐसे करके लिख लिया। अब इसका i नहीं है तो उसका 0 हम लगाएंगे, और j का -1 है और ये k का 4 है। ठीक है, आई जे के को छोड़ देना है, सिर्फ उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, उनको आपने लिखना है। ठीक हो गया। अब इसको हल करने का तरीका अगर तो आता है आप फौरन कर लें, वरना दोबारा से समझ लें कि हम नॉर्मली क्या करते होते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं इसको। तो रूल क्या होता है कि पहला नंबर लिखें आप 3 और उसकी रो और कॉलम को आप छोड़ दें, और जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं ये वाले, उनको आपने एक छोटा डिटर्मिनेंट बना लेना होता है 2/2 का। इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है उसको जब हम लिखते हैं तो उसके साथ माइनस लगा लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं उसका, और उसकी भी रो और कॉलम छोड़ देते हैं, और बाकी जो नंबर्स आ जाएं 1 0 1 4 उनको हम लिख लेंगे। इसी तरह लास्ट वाले को लिखेंगे, उसके साथ प्लस ही रखना है, या जो उसका अपना साइन है वही रखना है, और उसकी भी कॉलम और ये वाला रो जो है ये दोनों छोड़ दें, तो ये जो नंबर्स आते हैं वो हम लिख देते हैं। तो ये इसका तरीकाकार है, जिनको आता है वो ज़रा स्किप कर लिया करें। सो ये 3 लिखा। अब कैसे करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 2s are 8, माइनस साइन लगाते हैं फार्मूले का, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1s are 1, लेकिन इसका अपना माइनस भी है, माइनस फार्मूले का होगा, प्लस हो जाएगा ऐसे करके, -0, फिर इसी तरह 4 1s are 4, वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि 0 से चीज़ मल्टीप्लाई होनी है तो उसने 0 ही हो जाना है, तो ये सारा पार्ट 0 हो जाना है, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। +2 है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, हमेशा ये दो पहले मल्टीप्लाई होते हैं, फिर ये वाले। ठीक है, तो 1 1s are 1, माइनस का है, माइनस फार्मूले का, 2 0s are 0, ऐसे लिख लेंगे। बाकी वही कैलकुलेशन है, 8 और 1 9 हो गया, ये 2 और ये साथ जी -1 है, मल्टीप्लाई करें उनको प्लस करें तो 25। और चूंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में 3 साइडें थी ना, तो इसलिए क्यूबिक कहेंगे इसको, क्यूब मकब 3 वाला, तो इसको लिखेंगे क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि जो उसके यूनिट होंगे वो लिखे जाते हैं। जैसे सेंटीमीटर्स होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर्स में हो तो क्यूबिक मीटर, लेकिन यहाँ पे चूंकि लिखा नहीं होता तो बस ऐसे ही साथ लिख देते हैं 25 क्यूबिक यूनिट्स। मीटर्स हो सकते हैं, सेंटीमीटर्स हो सकते हैं। चलें सेकंड पार्ट, अब इसी तरह से आपने सारे करते जाने हैं। u v w लिखा हुआ है, वॉल्यूम जाहिर है u डॉट v क्रॉस w कर रहे हैं हम, और उनके स्टेप बाय स्टेप आपने नंबर्स लिख लेने हैं। अब ये तो आपको समझ आ गया ना, जैसे अब इसका है तो 1 -4 -1, ठीक है, इस तरह से 1 -1 -2 इस तरह से, तो वो आपने लिख लेना है। फिर फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड करवाएं, दोबारा बता देता हूँ, 1 को लिखें, ये रो और ये कॉलम छोड़ें, इन नंबर्स को आप लिख लें। फिर इसको लिखना है, तो देखें अब ये +4 क्यों लगाया है, क्योंकि इसका साइन हमेशा चेंज कर देते हैं, मिडल वाले का चेंज कर देते हैं, और इसकी अपनी थ्योरी है जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि क्यों करते हैं, कोफैक्टर्स होते हैं, माइनर्स होते हैं, उसका एक थ्योरी अपनी उसकी। तो इसका हमेशा साइन चेंज कर देना है, फिर रो कॉलम उसका छोड़ना है, 1 2 -2 1 लिखेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, फिर बाकी वही कैलकुलेशन है, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस फार्मूले का रख के, फिर ये दोनों देखिए, अब माइनस फार्मूले का रखा, 2 3s are 6 हुआ, दोनों माइनसेस प्लस हो गए, लेकिन माइनस फार्मूले का तो है ना, तो 2 3s are 6। तो अगेन आप जितना छोटे स्टेप्स कर सकें, मतलब आप अपनी अपनी समझ के हिसाब से है ना, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ करना है वो कर लें, लिख के रफ अमल में करना है वो कर लें, तो आप अपने हिसाब से चला करें कि मुझे किस तरह से बेहतर फील होता है।
ठीक है ना, हर बंदे का अपना तरीक़ाकार है। तो यहाँ मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि सारे लोग कवर हो सकें उसके अंदर। तो बहरहाल जी 4 लिखेंगे, बाकी फिर वही कैलकुलेशन है, मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ये 14 क्यूबिक यूनिट्स जो है ये इसका आंसर आ जाता है। थर्ड वाले में भी उसी तरह 3 उसने वेक्टर्स दिए हुए हैं। वॉल्यूम का आपने फार्मूला लिखना है कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू U इंटू वगैरह वगैरह जो भी है, और उसका जो अगला काम है वो ये पेज आ गया हमारा। ठीक है जी, उसके सारे अगेन कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, वही सारा तरीकाकार 10 यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है जी वेरीफाई दैट A डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए। ये वही थ्योरी में जो हम बता रहे थे कि इनकी आप जगह चेंज कर दें तो फिर भी उनका आंसर सेम आता है। तो वो हमने प्रूव करके देना है, लेकिन थ्योरेटिकली नहीं करके देना, क्योंकि उसने वेक्टर्स हमें दे दिए हैं। तो वेक्टर्स के जब नंबर्स दे दिए हैं तो हम ये तीनों उसको कैलकुलेट करके देंगे कि देखें वो वाकई आंसर सेम आ रहा है। सो पहले हम वही A डॉट बी क्रॉस सी करेंगे। तो जाहिर है A पहले है तो A की रो पहले आएगी, B सेकंड पे है तो B की रो सेकंड आएगी, एंड सो ऑन। तो उसी तरह जब देखें इसको हम कैलकुलेशनें करेंगे, आपके सामने हैं स्टेप्स, और ये देखें यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, सारा प्लस माइनस करके वो 117 आ जाता है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, B डॉट सी क्रॉस ए। अब B डॉट सी क्रॉस ए है तो फिर B पहले है, तो B के जो यूनिट्स हैं वो आपने इधर पहले लिख लेने हैं, फिर C के आगे लिखने हैं, फिर A के आगे लिखने हैं, और इनकी कैलकुलेशनें देखें अगेन आपके सामने ही है, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो भी 117 बन रहा है। और उसके बाद थर्ड वाला जो उसने प्रूफ करने के लिए कहा है वो भी हम इसको कैलकुलेशनें कर देंगे, वो भी आंसर वही आता है। ठीक है, तो इसमें तो इसी तरह करेंगे। एक और तरह से भी इस सवाल को किया जा सकता है कि आप फॉर एग्जांपल ये जो पहला सवाल आपने लिखा ना, ये वाला, ये आ गया, तो इसका आंसर आपने निकाल लिया 117। अब जब दूसरे के लिए करने लगेंगे ना तो आप उसकी रोज को आपस में इंटरचेंज करवा सकते हैं। अगर इस मेथड से नहीं करना, मसलन इस रो को उधर ले जाएं, उसको इधर ले आएं, तो उससे क्या होगा कि ज़ाहिर बी उधर चला जाएगा ना, तो ए इधर आ जाएगा। तो इनको आप जगह चेंज करके बता सकते हैं। यानी वो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 की जो थ्योरी है ना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, वो फिर आप लगा के कर सकते हैं। बाज़ में भी टीचर क्लासों में इस तरह से करवाएं, लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से आसान है, क्योंकि उसने जो प्रूफ करने के लिए कहा है तो साथ वेक्टर्स भी दिए हैं, तो इसलिए अलग-अलग से उनकी कैलकुलेशन कर लेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है कि जो मैथ के सवाल होते हैं ना, वो एक सवाल डिफरेंट मेथड से हो सकता है, तो इसलिए मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रूफ अल्टीमेटली अगर सेम है तो फिर ठीक है, ओके है। नंबर 3, प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। अभी मैंने एंड पे बताया था थ्योरी के कि कोप्लेनैरिटी के लिए भी क्या करना है, हमने वही वो जो वॉल्यूम है या उसका वो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वही फाइंड करते हैं। अगर वो 0 आ जाए तो कोप्लेनर होते हैं। तो यहाँ पे भी कोप्लेनैरिटी के लिए हमने यही करना है कि उन तीनों का ये वाला फाइंड कर लेना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो उसके लिए तरीकाकार वही है, इनके आप जो है कोएफिशिएंट्स आप ले लिख लें। अब देखिए ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इस वाले से स्टार्ट कर लिया, तो चले वो भी प्रूव हो जाता है जो मैं कह रहा हूँ कि आगे पीछे करने से आंसर सेम आता है। अब इसको मैंने पहले लिखा है ना, तो तरतीब मैंने मेनटेन रखनी है। इसके बाद ये लिखूंगा, उसके बाद उस वाले को लिखूंगा। तो ये वाले -2 3 -4 लिखा, फिर आगे से 1 -3 +5 है वो लिखा, और उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला है उसकी तरफ चल पड़े, यानी इधर से इधर गए, इधर से फिर इधर गए, एंड सो ऑन। तो वो हमने लिख लिए। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखें आपके सामने है सारा, ज़ाहिर तरीक़ेकार तो वही है ना। तो देखें अल्टीमेटली इसका आंसर 0 आ रहा है। तो जब 0 आ जाए आंसर तो फिर इसका मतलब यही है कि वो कोप्लेनर है। ठीक है, एक ही प्लेन में वाक़ई हैं, एक ही पेज के ऊपर है सारी चीज़ें, क्योंकि वो वॉल्यूम नहीं बना रहे। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ क्या कह रहा है जी, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा। अल्फा फाइंड करना है सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब यहाँ पे भी यही कह रहा है कि ये कोप्लेनर है, प्रूव नहीं करना, पहले से ही पता है कि कोप्लेनर है। तो इसका मतलब कि इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसको 0 के बराबर हम पहले से ही रख लेंगे, क्योंकि हमें पता होगा। और जब 0 के बराबर रख रहे होंगे, दूसरी तरफ से अल्फा आ रहा होगा, तो अल्फा की वैल्यू
बड़े इजीली आ जाएगी। तो वही काम हमने करना है कोप्लेनैरिटी के लिए, वही कि इनके जो कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर हो, यानी यही है ना हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो 1 -1 1, ठीक है, वो लिखा, 1 -2 -3 वो लिख लिया, 3 माइनस अल्फा और +5 वो लिख लिया। अब इसको कैलकुलेशन उसी तरह से हम करेंगे, सारा लिखेंगे। अब ज़ाहिर है वही है, अब इसमें बीच में अल्फ़ा है तो ध्यान से करना है। 2 5 10 हुआ और 3 अल्फ़ा, ठीक है, इस तरह से माइनस फार्मूले का ये माइनसेस आपस में प्लस हो जाते हैं। इसी तरह इसको करेंगे, यहाँ पे भी अल्फ़ा आएगा। अब इसको बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें, यही आ गया, 5 और 9 14, 14 1 14 आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होके वही आ जाना है। अब देखें ये -3 अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा, -4 अल्फ़ा और 14 और 6 20, 20 में से 10 निकालें तो 10 और बाकी वही 10 उधर गया, माइनस का माइनस कट गए, 4 ने उसको डिवाइड किया तो देखें अल्फ़ा की वैल्यू 5/2 मिल जाती है। सेकंड पार्ट इसमें भी उसी तरह से ही है, अल्फ़ा आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो उनको हम लिख लेंगे कोएफिशिएंट्स के साथ। और इसके जब ज़ाहिर है वो हम एक्सपैंड करेंगे इसको, तो पहली रो के हिसाब से एक्सपैंड कर रहे हैं, ये माइनस में था तो उसको प्लस कर लिया, ये जो अपना उसका साइन है वो लिखा एंड माइनस उनके जो लिखते हैं। फिर कैलकुलेशनें देखें कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशनें वगैरह, 4 में से 2 निकालें 2 है। अब ये 2 अल्फ़ा से ये मल्टीप्लाई होना है तो 2 अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, इसी तरह से। और ये माइनस इनके जस्ट साइन चेंज करेगा, वो कर लिए। अब यहाँ से देखें ये 2 अल्फ़ा और ये -2 अल्फ़ा ये आपस में कट जाते हैं, तो बाकी रह जाएगा 2 1 2, 2 और 2 मिलकर ये 4 हो जाएगा, साथ ये रह गया। अब वही उसको उठा के उधर ले जाएं या उसको ले जाएं, माइनसेस खत्म हो जाएंगे, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जब स्क्वायर है तो उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म होगा, तो फिर ज़ाहिर है कि स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आंसर लिखते हैं, तो ये हमारा +-1 आंसर बन जाता है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस वन। अब कहते हैं यहाँ पे नुक्ते हैं, कितने नुक्ते हैं? 4, A B C D। लेकिन देखें नुक्तों को भी उसने वेक्टर की शक्ल में कैसे दिया है, वेक्टर की शक्ल में दिया ना, नुक्ता पॉइंट है लेकिन वेक्टर की फॉर्म में कैसे, वो इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि ये नुक्ता ओरिजिन से कितना फासले पर है। अब या जैसे मैंने ये बनाया है, मतलब ए बी सी बनाया, तो लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे डी है, यहाँ पे मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, ठीक है, ओरिजिन कहीं पे भी लिया जा सकता है। ओरिजिन बेसिकली रेफरेंस पॉइंट होता है कि इस नुक्ते से एक्चुअल नुक्ता कितनी दूर है। अब जाहिर है अगर ए पॉइंट ये है और ये ओरिजिन है, ओ कह लें इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखें वेक्टर बन जाता है। तो इस ए का, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसी तरह बी का पोजीशन वेक्टर होगा, सी का होगा, डी का होगा। तो इसलिए ये वेक्टर्स की फॉर्म में हमें दिए हुए, लेकिन हैं ये नुक्ते, पॉइंट्स हैं, ये याद रखना है। तो कहता है कि ये पॉइंट्स आपने साबित करने हैं कि ये कोप्लेनर है। अब कोप्लेनैरिटी के लिए हमने यही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज करना है, तो उसके लिए एक्चुअल वेक्टर्स हों हमारे पास, यानी ये तो ओरिजिन से वाले वेक्टर है ना, तो इन वेक्टरों को यूज नहीं करना, अपने वेक्टर बनाने हैं। अपने वेक्टर इस तरह से कि ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर जो है वो क्या बनता है, बी से सी की तरफ जाने वाला क्या बनता है, क्योंकि अब ए और बी वेक्टर ये हमें चाहिए, बी से सी चाहिए, सी से डी, मतलब इस तरह के वेक्टर्स हमें चाहिए, ठीक है। या ए से ही, ए से सी की तरफ, ए से बी की तरफ, ए से डी की तरफ वेक्टर्स चाहिए ये वाले, और ए से ही होगा, ए को मेन पोजीशन रख के ए से बी, ए से सी, ए से डी, ठीक है। अब ये पूरी एक्सरसाइज में हम इसी तरह से चलेंगे, क्योंकि पीछे जो वॉल्यूम वगैरह बनाते थे वो भी यही होता था ना, कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना हुआ है, तो ओरिजिन से ही आगे की तरफ जाना, ओरिजिन से इधर की तरफ जाना, ओरिजिन से उधर की तरफ जाना, तो एक पॉइंट को मरकज मान के फिर हमने वो बनाने होते हैं। तो इसलिए जो वेक्टर्स हम बनाएंगे, ए बी बनाएंगे, ए सी बनाएंगे, ए डी बनाएंगे, ठीक है। ए को मेंटेन रखना है, किसी एक को मेंटेन रखना होता है, बी को रख लें, सी को रख लें, और उस लिहाज से वेक्टर बनाए। अब ए बी वेक्टर, ये शुरू में वेक्टर्स की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ए बी वेक्टर कैसे बनता है, कि आपका जो बी वाला वेक्टर है उसमें से ए को माइनस कर दें, ये जो बी वाला पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि ए बी है ना, तो जो सेकंड वाला होता है, ये पीछे भी हमने ये काम किया हुआ है कि जो सेकंड वाला है ए बी, तो बी वाले में से ए वाले नंबर्स को आप माइनस कराते हैं, तो ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो बी वाले को लिख ले, मैंने लिख दिया सामने ताकि माइनस करने में आसानी हो। बी वाले को लिखें पहले, माइनस आगे ए वाले को लिखें। अब कैसे माइनस होता है, आई में से आई, जे में से जे, के में से के। सो देखें 3 माइनस 6 यानी कि +6 हो जाएगा, 3 + 6, -2 -3 ऐसे करके जे वाला, और के लिए 4 -2 ऐसे करके,
तो इसको आप करेंगे तो ये देखें आपको ए बी वैक्टर मिल जाएगा। इसी तरह से फिर आपने ए सी वैक्टर बनाना है, अब ये वैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए सी वाले को लिखें, माइनस ए वाले को लिखें, इनको माइनसेस करवाएं तो ए सी बन जाएगा। इसी तरह से ए डी बनाना है तो ओ डी माइनस ओ ए, यानी डी वाला पहले और ए वाला आगे। ए वाला हमेशा अब आगे आ रहा है क्योंकि ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं ना, तो इनको भी माइनस कराएंगे तो ये वेक्टर आ गया। अब ये जो तीनों वेक्टर्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इन तीनों वेक्टर्स का हम क्या कर लेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना लेंगे, यानी उन्हीं के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ले लेंगे। फॉर कोप्लेनर वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी जीरो, वो ज़ाहिर है पीछे भी हमने किया कि वो जीरो आना चाहिए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका हम लेंगे, उनकी वैल्यूज मैग्नीट्यूड्स लिख लिए, उसको कैलकुलेशनें वगैरह देखें करेंगे। इसमें नंबर्स बड़े हैं तो वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें और अल्टीमेटली देखें कि इसका आंसर जीरो बनेगा। तो फिर हम कह देंगे कि वो जो नुक्ते थे, पॉइंट 4 नुक्ते, वो कोप्लेनर हैं। तो जब भी 4 नुक्तों की बात करेगा हमने उसमें से 3 वेक्टर्स बना लेने। अब वो नुक्ते किसी भी शक्ल में हों, हमने उनको आपस में मिला के जोड़ के वेक्टर्स बनाने हैं, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है और उसको जीरो के बराबर ले आना है, और आ जाता है तो कोप्लेनर है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस चीज को कैलकुलेट करें। अब ये चीज क्या है, 2i क्रॉस 2j डॉट के। अब एक देखें क्रॉस आ रहा है, एक डॉट आ रहा है, तो ये ज़ाहिर है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है ना, चाहे बहुत छोटा छोटा बन रहा है कि जी पहले वेक्टर में सिर्फ i है, दूसरे में सिर्फ j है, तीसरे में सिर्फ k है, लेकिन बार स्केलर ट्रिपल बन रहा है। और मैंने कहा था डॉट और क्रॉस अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, क्रॉस को उधर कर लिया शुरू में, डॉट को आगे कर लिया, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, स्केलर ट्रिपल ही है। तो आप उसी तरतीब में अब देखें इसमें सिर्फ i है, तो जब आपने इसका डिटर्मिनेंट बनाना है तो i वाले की जगह 0, बाकी इसका जो j और k है वो दोनों 0 0 होंगे, तो i वाले की जगह पे 2 आएगा सिर्फ। इसी तरह जब ये दूसरा है, ये इसमें सिर्फ j वाला कंपोनेंट है, तो j वाले कंपोनेंट की जगह पे 2 लगाएंगे, i और k की जगह पे 0, और k वाला जो है तीसरा जो हमारा वेक्टर है उसमें k वाला कंपोनेंट है तो वो 1 होगा, i और j की जगह 0। तो इस तरह से अब ये जो शक्ल बन रही है, अगर आपको वो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज याद हों तो ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर नीचे जीरोस होते थे और सिर्फ ट्राइएंगुलर नंबर्स, ये जो डायगोनल नंबर्स हैं बस वो होते थे। तो बस इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी बड़ा इजी था, बजाय पूरा फार्मूला लगाने के आप ये जो डायगोनल नंबर्स हैं इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 2 4 4 1 4, तो डायरेक्टली इसका आंसर हमें ऐसे मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये काम। अब इसी तरह से बाकी जो कंपोनेंट्स है वो हम कर लेंगे जैसे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो 3j है, तो देखें j की जगह पे 3 आया, i और k की जगह पे 0। आगे डॉट k है तो k वाला एलिमेंट 1 है, बाकी दोनों 0। आगे i है तो i वाला 1 है, बाकी जीरोस। अब ये प्रॉपर वो चीज़ नहीं है, इसको पूरा हल करना पड़ेगा। हल जैसे हम कहते हैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड करना। अब जब फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने जाएंगे तो पहला एलिमेंट भी 0 है, थर्ड वाला भी 0 है, तो उनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिडल वाले को लिखें। तो मिडल वाले में मैंने क्या कहा था, उसका साइन चेंज करते हैं। देखिए मैंने साइन चेंज किया और मिडल वाले की रो और कॉलम छोड़ दें, 0 1 1 0 वो आप लिख लें, बाकी आगे पीछे वो नहीं लिखे हमने। अब इसको हल करें, -3 पहले ये दो आपस में मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और माइनस का साइन, और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 3 1 3। तो देखें ऐसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड वाला है, उसमें भी हाली k i j बस लिखा है, तो k पहले है। अब ज़ाहिर ये डॉट हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्योंकि शुरू में थ्योरी में बताया मैंने कि तीनों वेक्टर्स को ऐसे लिख दे और बड़ी ब्रैकेटें लगा दे, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। तो शक्ल देख के हमें आइडिया होना चाहिए। तो k वाले में k की जगह 1 आ गया, बाकी दोनों 0 आ गए। i वाले जो वेक्टर है उसमें i की जगह पे 1 है, बाकी दोनों 0 है, एंड सो ऑन। तो इसको भी जब एक्सपैंड कराएंगे फर्स्ट रो से तो ये एलिमेंट सिर्फ है, बाकी दोनों 0 हैं। तो इस एलिमेंट को लिखेंगे, उसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये जो नंबर्स आएंगे उनको लिख लेंगे। 1 1 1 हुआ, 0 0 0 और 1 1 1। तो इसका आंसर देखें हमें 1 मिल रहा है। और एक ये 4 वाला भी है जिसमें i k है। अब देखें 2 i आ गया ना, तो 2 वेक्टर्स एक जैसे हैं, और 2 वेक्टर्स एक जैसे हैं तो उससे क्या होगा कि 2 रोज एक जैसी बन जाएंगी, क्योंकि जो रो इसकी बननी है वही रो इसकी बननी है। वो देखें पहली दोनों रो, और आपने पढ़ा हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि ये जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसमें अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स एक जैसे आ जाएं तो फिर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आंसर 0 ही आता है। तो मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश भी करके दिखा दिया आपको, तो देखें उसका आंसर 0 आएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि 2 रोज एक जैसी हो जाएं तो फिर वो ज़ाहिर है आंसर 0 आता है। इसका मतलब यहाँ पे चीज़ें अगर रिपीट हो जाएं
यानी अगर ऐसे हो जाए ना, अगर यू वी डब्ल्यू था तो अगर यू डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू कर रहे हैं हम, तो यू 2 दफ़ा आ गया तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली इसका जो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसने 0 आना ही आना है। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर डबल हो जाएगा ना तो समझे फिर वो 0 होना है, क्योंकि वो उसकी रो एक जैसी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये 3 चीजें कह रहे प्लस करें और प्लस करके आंसर 3 टाइम्स u डॉट वी क्रॉस w। अब ये बिल्कुल ना सिंपल सा प्रूफ है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रूफ हम कर नहीं सकते, हम सिर्फ उसको बताएंगे कि भाई देखें, एक तो वही बात जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये आपस में चेंज हो सकते हैं, क्रॉस की जगह डॉट आ सकता है, डॉट की जगह क्रॉस आ सकता है। और दूसरा ये कि साइक्लिक हैं, ये साइक्लिक का मतलब यही है कि u के बाद v है, v के बाद w है, w के बाद फिर वापस u है, u के बाद फिर v है, तो वो अगर प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है तो फिर ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो वही हमने यहाँ बतानी है। देखें, एक तो वो जाहिर है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे, तो हम लिखेंगे इसमें वही बात कि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज साइक्लिक। ठीक है, वही बात कि जरा उसको दोनों चीज़ों का आइडिया दे दें कि हमें पता है कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। सो फिर क्या होगा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, सो हम लिखेंगे कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, वो तीनों आपस में बराबर हैं। अब जब आपस में बराबर हैं तो फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको एक दफ़ा लिख के ना ऐसे करके जी लेफ्ट हैंड साइड को एक दफ़ा लिख लिया, और फिर ये जो ओरिजिनल वाला है उसको चेंज नहीं करना, लेकिन इन दोनों को चेंज करके यही लिख दें, क्योंकि यही हमने कहा ना कि ये इसके बराबर हैं ये दोनों, तो इन दोनों की जगह पे हम इसी को लिख देंगे वापस। तो इसलिए फिर देखें ये वाला और ये वाला, इन दोनों की जगह पे जो ओरिजिनल u डॉट v क्रॉस w है वही दोनों हम दोबारा लिख देंगे। अब ज़ाहिर है जब दोबारा वो लिख दिए तो तीनों एक जैसे हो गए, जब तीनों एक जैसे हो गए तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएंगे, एक और एक मिलके 3 हो जाते हैं। सो 3u डॉट वी और भी प्रूव हो जाएगा। तो ये इतना ही प्रूव है। मैंने देखा है इधर उधर देखने से कि कोई और थोड़ा लंबा प्रूव हो, ये लंबा इसमें काम नहीं है, तो ये समझ लेंगे ये शॉर्ट सवाल आपका बन जाता है। इसमें इसी तरह से प्रूव करना है, क्योंकि कोई नंबर्स तो उसने दिए नहीं हुए ना, कोई वेक्टर्स देता तो शायद फिर उसको हम लेंथी कर सकते, तो इसमें लेंथी उसकी तरह ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन की तरफ जा रहा है, तो टेट्राहेड्रॉन में भी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके उसको 6 पे डिवाइड करना था, ये उसका फार्मूला था। और किसका है, विद द वर्टिसेस, कोने, उसके जो नुकरे हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, वो जैसे कोना ऐसे करके बनता है, ऐसे है तो ये कोना बन रहा है, तो कोने दिए मैं, उसने पॉइंट्स दिए मैं 1 2 3 4, क्योंकि 4 कोने होंगे तो उनको मिला के हम 3 लाइनें लगा के तो टेट्राहेड्रॉन बना लेंगे। सो यहाँ पे भी 3 लाइनें बनाएंगे। जैसे पीछे एक सवाल था कि कोप्लेनैरिटी के लिए जो नुक्ते थे 4, तो उनसे हमने 3 वेक्टर बनाए थे, ए बी ए सी ए डी। अब यहाँ पे भी यही करेंगे कि तीनों के चारों के नाम रख लेंगे पहले, कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और वही बात कि किसी एक को मरकज रख के वहां से हम 3 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, 3 वेक्टर बना लेते हैं। सो ए बी बनाएंगे, ए सी बनाएंगे, ए डी बना लेंगे। तो वही तरीकाकार ए बी कैसे होगा, B1 में से ए वाले को माइनस करते हैं, 3 - 0 2 - 1 1 - 2, वो ऐसे लिख के उनके साथ IJ लिखेंगे तो वेक्टर बन जाएगा। जब AC करना है तो C - A होगा, तो C वाले में से इसको माइनस कराते जाएंगे, वो हम लिख लेंगे। और फिर AD D वाले में से A को माइनस कराते जाएंगे, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब जब तीनों वेक्टर्स बन गए हैं तो इनका ज़ाहिर है वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला 1/6 इंटू उन सारे का जो डिटर्मिनेंट होता है, इसके कोएफिशिएंट पहले, फिर इसके कोएफिशिएंट, फिर इसके कोएफिशिएंट्स, वो सारे लिखे हैं। अब बाहर 1/6 आता जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आपके सामने ही है। फर्स्ट रो से जब हम एक्सपेंड करवाते हैं तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इसके बाद ज़ाहिर है जो अगली कैलकुलेशन आएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, और एंड पे 16 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 8/3। और अगेन चूंकि ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट जो है उसके साथ हमने लिख देना होता है। ठीक हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, 4 नुक्ते दिए हुए हैं, ए बी ए सी ए डी बनाएंगे, वो आपके सामने जो है देखें चीज़ें बनी हुई हैं, आप एक दफ़ा देख लें, गौर कर लें कि बिल्कुल वही काम होना है पिछले सवाल की तरह। तो ये तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना मैथ आपको आएगा।
तो 1 ओवर 6 करके अंदर उनकी वैल्यूज वो सारा कैलकुलेट किया, अंदर से 4 आ गया, 4 को 6 पे डिवाइड है तो 2 ओवर 3 क्यूबिक यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ क्या करना है जी, प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस वन। ये भी चारों पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दिए मैं, आर कोप्लेनर। तो ये तो एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह, वो पांचवा था कि चौथा था, बिल्कुल सेम सवाल है। तो वहां पे भी हमने यही किया था कि ये पॉइंट्स हैं, तो इनसे अब आगे अभी वेक्टर बनाएं, ये उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, ओरिजिन से 0 से स्टार्ट करके जब आए हुए हैं। तो ए से बी वाला वेक्टर बनाना है, ए से सी वाला, ए से डी वाला, तो वही सारा प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। और ए से बी का मतलब वही है, बी वाले में से ए को निकालना, 1 -3 -2 -2, इस तरह से 1 और माइनस माइनस मिल के +1, ऐसे करके वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ए बी बनाया है, ए सी बनाएंगे, सी में से वो माइनस, वो सारा मैंने कर दिया है। ए बी वेक्टर ये आ गया, ए सी वेक्टर आ गया, क्योंकि ये देखें ना बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। तो ये असल में आपको कहीं कन्फ्यूजन आती है तो वो आपकी कन्फ्यूजन प्रैक्टिस करने से दूर होनी है, मैथ करने से आता है, ये अंडरस्टूड बात है 100%। ए डी है, अगेन डी में से ए को माइनस कराएंगे, वो हम लिख देंगे। और कोप्लेनिटी के लिए वही है कि जो तीनों वेक्टर्स आपने बनाए हैं ए बी ए सी ए डी, उनका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और वो 0 आना चाहिए। 0 आ जाता है तो फिर ठीक है। ये देखें सारा कैलकुलेशन है, वही सब कुछ, 2-3 चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो वो देखें सब 0 बन रहे हैं। सो दैट मीन्स कि ये जो हमारे चारों पॉइंट्स हैं ये कोप्लेनर बनते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा सवाल हो गया डन। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट फॉर एनी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स u v एंड w। 3 वेक्टर्स हैं u v w, नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ हैं, तो उनमें ये जो चीज़ है ये साइड बराबर होगी इस साइड के। अब लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा गौर करें तो देखें इधर दोनों प्लस हो रहे हैं, इधर यहाँ पे भी प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है, मल्टीप्लाई है, क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे होता है वो वाला, वो यूज़ करेंगे। और जब इनको यूज़ करना होगा ना, तो ये जब देखें बाहर है ना ब्रैकेटों में है, तो यहाँ पे हम डॉट को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो डॉट है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो है ही है ना, क्योंकि जब प्लस माइनस लिखा होगा यहाँ पे तो हम प्लस माइनस करेंगे ना। तो जब आपको पता है जब 2 ब्रैकेटों के दरमियान कुछ ना लिखा हो तो ज़रब ही होती है, मल्टीप्लिकेशन ही है। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन क्रॉस को बताना पड़ता है कि ये क्रॉस है, डॉट को बताना नहीं पड़ता, तो इसलिए वो डॉट है वहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को एक दफ़ा लिख लें। अब देखिए अंदर वाले को काम को पहले हल करें, ये जो ब्रैकेट अंदर वाली है तो इसमें क्रॉस है, तो बारी बारी क्रॉस प्रोडक्ट बना लें, यानी इधर से शुरू हो, वी को लेके जाएं, जैसे आम ज़रब होती है ना उस तरह से, वी क्रॉस w, ठीक है, फिर v जाएगा u के पास, v क्रॉस u, बीच में प्लस का साइन, फिर w जाएगा उठ के, w के पास जाएगा, w क्रॉस w, फिर w ने u के पास जाना है। ठीक है, इस तरह से 4, जैसे आम ज़रब है उसी तरह से एग्जैक्ट। ठीक है, बीच में समझेंगे ज़रब ही आपने लगाई हुई है क्रॉस। अब क्रॉस जो है देखें, ये जो w क्रॉस w है ये 0 हो जाता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पड़ी थी कि सेल्फ क्रॉस जो है वो 0 होता है। ठीक है, वो चीज़ जो हमने पीछे एक्सरसाइज में की हुई है, तो इसको छोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा। बाकी तीनों को हम लिख लेंगे, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इस वाले को लिख लिया, ये खत्म हो गया। अब इनका देखना है बाहर वालों के साथ। अब बाहर वालों के साथ यहाँ पे डॉट है, ठीक है, अब डॉट के साथ चलना है। अब अगेन वही बात, इसने u ने जाना है इनके पास, u ने जाना है इनके पास, u ने जाना है इनके पास, फिर v ने जाना है सबके पास। तो देखें u डॉट ये वाली चीज़ वो देखें ऐसे, u डॉट ये वाली चीज़ वो देखें, u डॉट ये वाली चीज़ वो ऐसे, फिर v के साथ ये वो सारे ये तीनों वो आ जाएंगे। तो 3 u के साथ आ जाएंगे, 3 v के साथ आ जाएंगे। अब ये भी मैंने पीछे बताया था कि ये जब हमारा स्केलर, अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया है, बाहर डॉट अंदर क्रॉस, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, तो ये सारे के सारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं 6 के 6, और इनमें से वो 0 हो जाते हैं जिसमें एक वेक्टर 2 दफ़ा आ रहा हो। वो मैंने बताया था ना, जब उसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं तो रोज़ एक जैसी हो जाती हैं। तो जब रोज़ एक जैसी हो जाए डिटर्मिनेंट में तो प्रॉपर्टी है उसकी कि उसका आंसर 0 होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इसलिए देखें, अब इसमें कोई नहीं है ना, सारी अकेली है, u है, v है, w है, तो ये तो रहेगा ऐसे ही। लेकिन अब यहाँ देखें, इधर भी u है, इधर भी u है, यहाँ पे देखें ये भी u है, ये भी u है, v और v, v और v, तो इन चारों के अंदर जो है रेपिटिशन है वेक्टर्स की, तो ये चारों 0 हो जाएंगे, वो मैंने देखे लिख दिए, और रह जाएगा एंड वाला v डॉट और w और u। और देखें इन दोनों की भी तरतीब सेम है,
क्योंकि v के बाद w होता है, w के बाद घूम के जाए तो फिर u होता है। तो तरतीब बनी हुई है, तो मतलब कि ये और ये दोनों सेम है, तो दोनों को सेम लिख लें। इसको देखें मैंने लिखा है UVW, तो उसको भी UVW ही लिख लें। दोनों सेम सेम है, एक जैसे हैं, एक जैसा आंसर दे रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी मेंटेन रख रहे हैं जो साइक्लिक वाली है। तो फिर बहरहाल ये दो चीज़ें हो गई, जब दो चीज़ें होगी तो दो लिख दें, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो प्रूव हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंसिडर अ पैरेललोपिप्ड है डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स u, v एंड w। ठीक है, यहाँ तक ओके है। तीन वेक्टर्स हैं तो जाहिर है उससे अगर हम वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पैरेललोपिप्ड का वॉल्यूम भी निकल सकता है। इफ द बेस ऑफ द पैरेललोपिप्ड इज डिफाइंड बाय द वेक्टर u एंड v, वो जो बेस है नीचे, जैसे वो वही बात है ना, हम एक वेक्टर इधर को बनाते हैं, एक वेक्टर इधर को बनाते हैं, तो इनकी वो जो बन रही होती है नीचे पैरेललोग्राम बन रही होती है। तो ये बेस है कि जी लेट्स सपोज ये u है और ये v है। अब यहाँ पे ये एक हाइट वाला ऊपर की तरफ बनाएंगे तो फिर वो पैरेललोपाइप्ड बन जाता है और उसका वॉल्यूम बनता है। थ्योरी में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। तो बेस कह रहा है कि u और v से बन रही है, तो हाइट जो है ना ये वाली, लेट्स सपोज वो w है या h ही कह लें उसको, तो वो कहता है कि वो आप फाइंड करके दें। ठीक है, इस तरह से वो कह रहा है कि बेस u और v की है तो हाइट फाइंड करके दें। अब यहाँ एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है। फार्मूला भी याद रखा जा सकता है, क्योंकि देखें हाइट फाइंड करनी है ना, तो उसका जो आम मैथ का फार्मूला होता है वॉल्यूम को बेस एरिया पे डिवाइड कराएं। क्योंकि देखें वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तीनों चीज़ों को ज़रब देने से, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को ज़रब दे लें तो वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन जब एरिया निकालते हैं तो एरिया में दो चीज़ों को ज़रब देते हैं। कौन सी वाली? नीचे वाली, बेस वाली। तो बेस से अगर वॉल्यूम को डिवाइड करा दें तो पीछे हाइट बचती है। देखे ना, ऊपर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में तीन चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब नीचे सिर्फ लंबाई चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई नीचे, ऊपर भी लंबाई चौड़ाई, वो दोनों कट गए आपस में, तो क्या रह गया? हाइट, ऊंचाई रह गई। तो इसलिए वॉल्यूम को ऊपर रखते हैं क्योंकि उसमें तीन चीज़ें हैं, एरिया को नीचे रखते हैं क्योंकि उसमें दो चीज़ें हैं, तो दो दो कट जाती हैं, तीसरी आंसर आ जाता है। तो वहीं से हमने ये फार्मूला डेवलप किया है। तो H इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर बेस एरिया, और साथ देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखी हुई हैं, क्योंकि जाहिर है अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव तो हमारा डिज़ायरेबल नहीं ना होता, लंबाइयाँ माइनस में नहीं होती, तो इसलिए एब्सोल्यूट्स जो है वो साथ लगाने पड़ते हैं। तो बहरहाल अब वॉल्यूम फाइंड करना हमें आता है। वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा? वही जो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम आम रूटीन के अंदर करते हैं। ठीक है, u पहले, फिर v, फिर w, और उसकी सारी कैलकुलेशन कर कर आके तो देखें 301 आंसर आ जाता है। पॉजिटिव ही आ रहा है तो बस ठीक है, एब्सोल्यूट की ज़रूरत नहीं है, ये वॉल्यूम निकल आया उसका, ऊपर वाला चीज़ जो है वो आ गई। अब बेस एरिया निकालना है, तो बेस एरिया उसने कहा था कि वो दो वेक्टरों से बन रहा है u और v से, तो फिर इसका मतलब u और v का आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, क्योंकि बेस एरिया यही है ना, दोनों को ज़रब देते हैं, तो ज़रब जो है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट वाली आएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे u और v का, जैसे पिछली एक्सरसाइज में करते थे, पहले i j k लगाया, फिर u के नंबर्स लिखे, फिर v के लिखे, उनको i j के साथ उसको सॉल्व करवाया, तो ये u क्रॉस v का एक वेक्टर आ जाता है, वेक्टर की शक्ल में आंसर आ जाता है। और इसका चूंकि हमें एब्सोल्यूट चाहिए, नंबर चाहिए ना, तो नंबर के साथ डिवाइड होगा, तो वो नंबर उसी तरह है 15 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। ये सारा काम पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, तो इन सब के स्क्वायर्स लें, उसका स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिर पॉइंट में चला जाएगा ना, तो ऐसे ही रहने दें। अब जस्ट दोनों को डिवाइड करा दें, 301 जो वॉल्यूम आया था वो ऊपर, और ये जो 1630 आया हुआ है इसको नीचे, तो बस इसी शक्ल में रहने दें और कह दें कि ये हाइट है, तो ये आंसर बन गया। अगला सवाल 11 वाला, अब मैकेनिक, अब ज़ाहिर है कि ये उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अब आ रही हैं। कहता है अब मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 50 पाउंड। एक मैकेनिक है, ज़ाहिर है रेंच और वगैरह, वो पेच खोलने, उनको जोड़ना, टाइट करना, तो कहता है एक वो फोर्स लगा रहा है कितनी, 50 पाउंड की, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग लगा रहा है। आपको पता है अब एक्स एक्सिस का लॉन्ग आई वाला होता है यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस का लॉन्ग जे वाला कहते हैं, और जो जेड एक्सिस होता है उसको के कह लेते हैं। तो इसका आई कंपोनेंट है हमारे पास 50, तो जो जे और के है वो 0 0 होगा, तो इस यहाँ से ये फोर्स वेक्टर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वो टार्क वगैरह का आना है, घुमाने का इफेक्ट, ये पीछे भी हमने पढ़े थे सारे। तो बहरहाल 50 पाउंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन अ रेंच, रेंच वही जिसके साथ हम वो पेच कर रहे होते हैं, कस रहे होते हैं या खोल रहे होते हैं, कनेक्टेड टू अ बोल्ट, बोल्ट के साथ उसको लगाया हुआ है, बड़ा रेंच है, ठीक है, रेंच को लगा के तो हम जोर लगा रहे हैं, 50 न्यूटन की फोर्स, पाउंड की फोर्स लगा रहे हैं। ओके, द पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट क्या होता है? जहां पर उसने घूमना है,
ठीक है ना। वो जब भी टॉर्क की बात आती है तो वो जैसे दरवाज़ा है तो दरवाजे का घूमने का जगह होती है, उसके कब्जे जहाँ से उसको हमने दीवार के साथ जोड़ा होता है, तो वो जिस जगह से उसने घूमना है उसको पिवट पॉइंट कहते हैं। फिजिक्स आ गई साथ। द पिवट पॉइंट ऑफ द रेंच इज एट द ओरिजिन, उसको हमने ओरिजिन रखा हुआ है, 0 0 रखा हुआ है। एंड द फोर्स इज अप्लाइड एट द पॉइंट 0 2 3, रेंच में पीछे जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसका जो है जगह वो ये बनती है। सो करना क्या है, डिटरमाइन द टार्क प्रोड्यूस, टार्क बनाना है। ये टार्क बनाने वाला काम पीछे क्रॉस प्रोडक्ट में किया हुआ था पिछली एक्सरसाइज में, वही काम है सारा। तो इसमें देखें करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बहुत आसान सवाल है। जाहिर तो पहले तो लिख लेंगे ना 50 पाउंड फोर्स लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से फोर्स बननी है। तो फोर्स का फिर यूनिट होगा 50 0 0, यानी 50 I 0 J 0 K। मैंने आपको बताया क्योंकि I की तरफ लग रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, बाकी दोनों कंपोनेंट 0 हैं। अब ये असल काम होता है मोमेंट आर्म का, क्योंकि जो टार्क का फार्मूला है फिजिक्स का वो है R क्रॉस F, ठीक है। R पहले होता है फिर F होता है। अब F इजी है, R के लिए मेन पॉइंट याद रखना है, जो वो पिवट पॉइंट है ना उसको ज़हन में रखना है। जब आप इसको R को बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, तो R वेक्टर कैसे फाइंड करना है, लेट्स सपोज आप इन दोनों पॉइंटों के नाम रख लें A B, ठीक है। तो ये आपका पिवट पॉइंट है, ठीक है, ये आपका वो पॉइंट है जहां पे फोर्स लग रही है। तो आपने इसको कैलकुलेट करना होता है AB, ठीक है। वो किस तरह से कि आपका जो पिवट पॉइंट है वो पहले हो, जहां से घूमने वाला पॉइंट है वो पहले होना चाहिए, और जहां पे फोर्स लग रही है उसको आगे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ए बी। अब उससे क्या होगा, जब आप ए बी वैक्टर बनाएंगे, लेट्स सपोज इसका नाम आर वेक्टर है, तो ए बी वैक्टर कैसे बनता है, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करा रहे होते हैं, तो अब इसमें से आप इसको माइनस कराएंगे, 0 - 0 2 - 0 3 - 0। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर प्रॉपर आप लगाएंगे तो आंसर सही आना है, वरना गलत हो जाना है। तो फिर टोटका हम क्या बना रहे हैं कि जो पिवट पॉइंट है उसको शुरू में होना चाहिए और जहां पे फोर्स लग रही है उसको आगे होना चाहिए, ठीक है। ये एक टोटका है हमारे पास, और उनको फिर ज़ाहिर आप माइनस कराते हैं। तो फिर ज़ाहिर 0 - 0 0 होगा, 2 में से 0 निकालें 2 आएगा, 3 में से 0 3 आएगा। तो ये आपका फिर मोमेंट आर्म बन जाएगा, जो आर होता है 0 2 3 K। अब फोर्स वेक्टर भी है आपके पास, मोमेंट वाला भी है। अब आगे से बिल्कुल आसान है, ये काम हमने पिछली वो उसमें भी किया था, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो टार्क कैसे होता है, आर क्रॉस एफ। अब ये भी नहीं करना एफ क्रॉस आर कर देना है, आर पहले होता है एफ आगे होता है, ये भी इसका फार्मूला है। तो इसलिए आई जे के लिख के पहले आर के जो कंपोनेंट्स है 0 2 3 वो लिखना है, फिर ये 50 0 0 उसको लिखना है, और अगेन आई जे के लिए आप इसको सॉल्व करवाएंगे तो फिर आपके पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा, 0I 150 J और -100 K। तो ये उसका टार्क का जो है वो एक वेक्टर फॉर्म में हमने उसका आंसर दे दिया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एक ड्रोन है जो फ्लाई करता है फ्रॉम पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस, इस नुक्ते से चल के इस नुक्ते पे पहुंचता है। तो जाहिर है कि एक डिस्टेंस बन रहा है यहाँ से लेके वहां तक, विद ईच यूनिट रिप्रेजेंटिंग अ मीटर, जो फासला होगा वो मीटर्स में होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो नुक्तों के दरमियान छोटा तरीन जो फासला है। तो ये ए है ये बी है, तो ए से बी तक फासला नापना है, तो बड़ा सिंपल है, उसका वेक्टर बना लें, वेक्टर बना के उसका मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड जो है उसकी वो सारी लेंथ का बता देगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आपने इसका वेक्टर बना लेना है, ए बी वेक्टर। तो ज़ाहिर ए बी वेक्टर का मतलब बी में से ए को आप माइनस कराएं, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन की, जिधर से मर्जी ले आएँ आंसर सेम आता है, क्योंकि बाद में मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो मैग्नीट्यूड में माइनस आ भी जाए तो वो प्लस हो जाता है। सो 4 - 1 करें, 6 - 2 करें, 9 - 5 करें, बड़ा सिंपल सा काम है। ये कैलकुलेशन हमारा वेक्टर बन जाएगा ए बी, और उसका फिर आपने मैग्नीट्यूड बनाना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो वो कैलकुलेशन करेंगे। सो देखें 41 आंसर बन जाता है। तो ज़ाहिर है इस तरह का सवाल शॉर्ट सवाल होता है, 2 नंबर वाला। जहाँ पे भी छोटा सवाल बनता है उसको शॉर्ट सवाल के तौर पे रेडी किया करें, और ज़ाहिर ज़्यादा तवज्जो उसी पे दिया करें, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तैयारी वही होती है। लॉन्ग का तो पता ही नहीं चलता कौन सा आना है कौन सा नहीं आना। 13 वाला पॉइंट, द वेक्टर यू शोज हाउ मैनी बेल्ट पैंट्स एंड शर्ट्स वर सोल्ड एट अ स्टोर। अब ये एक वेक्टर उसने बना दिया 50I 75J 65K, और ये बता रहा है तीन चीज़ें जो हम बेच रहे हैं, बेल्ट पैंट्स और शर्ट्स,
ठीक है, किसी एक स्टोर के ऊपर। अब इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं ना, तो ये अकेली अकेली एक एक चीज़ बता रही होगी। ये शर्ट्स का बता रहा होगा 50, ये पैंट्स का बता रहा होगा, और ये आगे से दूसरी का। तो देखे ना, एक प्रैक्टिकल चीज़ को 3 चीज़ें बेची जा रही हैं तो उसको वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं आप। तो ये देखें वेक्टर फॉर्म बना लिया, तो वेक्टर्स की एप्लीकेशन आ गई ना, जैसे टार्क में आई पीछे। आगे क्या कहता है, एंड शर्ट्स ये हो गया द वेक्टर W, अब एक W वेक्टर भी है। अब ये क्या शो कर रहा है, द प्राइस ऑफ ईच आइटम, हर आइटम की प्राइसेस हैं। मसलन अगर पहले वाले को हम बेल्ट कह रहे हैं तो बेल्ट की प्राइस 1500 है, पैंट की 3500 है, और शर्ट्स की 3000 है। तो इस तरह से उनके सामने सामने उनकी प्राइसेस भी हैं। ये क्वांटिटी है, ये प्राइसेस हैं। तो करना क्या है, फाइंड U डॉट V, इनका डॉट प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि ये एक क्वांटिटी है, एक प्राइस है। तो जब इनको ज़रब देंगे ना तो वो खर्चा आ जाएगा कि उस पर कितना खर्चा आ रहा है, या वो चीज़ बेच के कितने पैसे आ रहे हैं, ऐसे कह लें। ठीक है, तो सबका टोटल कर लेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा कि हमारी दुकान में अगर ये 3 चीज़ें बिक रही थी तो हमने इतनी इतनी चीज़ बेची और इतनी इतनी प्राइस पे बेची, तो उनको बेच के हमारे पास रेवेन्यू कितना आया, पैसे कितने आए। ठीक है, उसको रेवेन्यू कहते हैं इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में। तो फाइंड U डॉट W एंड एक्सप्लेन व्हाट द रिजल्ट इज, तो वही है जो मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल काम करना है, U वेक्टर लिखना है, W वेक्टर लिखना है, U डॉट W जैसे करते हैं, U पहले W आगे, बीच में डॉट लगा लें। 50 को 1500 से ज़रब, 75 को 3500 से, एंड सो ऑन, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है। तो बस कैलकुलेटर का इस्तेमाल है सारा, उनको ज़रबे ज़ुरबे दें, जमा करें, तो ये 5,32,500 रुपये बनते हैं कि भाई इतनी पैंटें, इतनी बेल्टें वगैरह बेची हैं, तो उससे जो जो पैसे आए हैं वो ये आए हैं, उन सबको जमा करें तो टोटल पैसे ये बनते हैं। और जाहिर है कि ये क्या है, दिस अमाउंट शोज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग ऑल द आइटम्स, तमाम आइटम बेच के जितना रेवेन्यू पैसे हमारे पास हो रहे हैं वो हम करेंगे। इसको प्रॉफिट नहीं कहते, अब ये इकोनॉमिक्स है सारी। रेवेन्यू होता है कि अभी उसमें से खर्चे निकालने होते हैं, खर्चे निकाल के फिर जो बाकी बचता है वो प्रॉफिट होता है। तो बहरहाल ये इस तरह से आगे चले। 14, अब फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स का वेक्टर मौजूद है हमारे पास दिया हुआ है, इज अप्लाइड एट द पॉइंट दिस वन, इस नुक्ते पे फोर्स लग रही है इन 3D स्पेस, ये वही टार्क का सवाल होना है। द पिवट पॉइंट इज एट दिस वन, अब M जो है ये हमारा पिवट पॉइंट है। तो पिछली लॉजिक को ज़हन में रखना है, कैलकुलेट द टार्क प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स, तो वही काम है सारा, फोर्स वाला लिख लेंगे। अब वही बात कि हमारा जो R वेक्टर बनना है MP बनना है, क्योंकि ये हमारा पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट मैंने कहा था शुरू में रखना है, स्टार्ट पे रखना है, M से P की तरफ जाना है, तो उसको आप MP लिखेंगे। तो मतलब क्या होगा, P वाले में से M को आप माइनस करा रहे हैं, यानी P वाले में से M को 2 -1 -1 -2 एंड सो ऑन, उस तरह से वो लिखेंगे तो आपका ये MP या R वेक्टर बन जाएगा। बाकी काम वही है, R क्रॉस F टार्क जैसे बनाते हैं, तो IJ लिख के पहले R के वेक्टर्स लिखें नंबर्स उसके, फिर F के नंबर्स लिखें और IJ के लिए सॉल्व करवा लें, क्योंकि बीच वाले के साथ यहाँ माइनस लगाना है, और वो करेंगे तो आपको ये देखें वेक्टर मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उस पिछले सवाल की तरह से है। तो ये हमारा 14 भी हो गया मुकम्मल। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब ये भी ज़ाहिर एप्लीकेशन है, सवाल लंबा चौड़ा लिखा होता है लेकिन कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होती। कहता है एन इलेक्ट्रिक शॉप सेल्स 3 टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप है जिसमें वो 3 तरह की चीज़ें बेच रहा है, पंखे बेच रहा है, हीटर बेच रहा है और ओवन्स बेच रहा है, चीज़ें गर्म करने वाली। द मंथली सेल्स क्वांटिटीज आर 500 यूनिट्स, फैंस के बच्चे पंखे 500 यूनिट बेच रहा है और 300 यूनिट हीटर के बेच रहा है, 200 यूनिट ओवन के बेच रहा है। ये बिल्कुल उस पिछले सवाल की तरह, 13वें वाले सवाल की तरह है बिल्कुल। यहाँ पे वेक्टर ज़रा खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले में तो IJ के साथ उसने लगा दिया था, तो हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे। 500 I हो जाएगा, 300 J हो जाएगा, 200 K हो जाएगा वेक्टर अगर बनाना है हमने, क्योंकि ये उनकी क्वांटिटीज़ हैं, मिकदार कितनी है। द प्रॉफिट पर यूनिट, और उसको बेच के जो पैसे हमें हम मिल रहे हैं खर्चा प्रॉफिट वगैरह, वो 500 फैन का है, 400 हीटर का है और 2000 ओवन का है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये सारी है। करना क्या है, रिप्रेजेंट द मंथली सेल्स क्वांटिटी, वो जो सेल किया कर रहे हैं ना 200-500 वाले, उनको कहता है रिप्रेजेंट करें, और साथ प्रॉफिट को भी एज ए वेक्टर की फॉर्म में। वही बात कि वेक्टर बनाएं, पिछले सवाल में 13वें में बने बनाए थे, तो यहाँ बना लेंगे। बड़ा सिंपल काम है, थोड़ा सा लिख लेते हैं कि I जो है वो फैंस के लिए यूज़ कर लें, J हीटर के लिए यूज़ कर लें, K ओवन के लिए यूज़ कर लें। अब ज़ाहिर है उसकी जो सेल वेक्टर है वो Q कह लें उसको, क्वांटिटी, तो 500 I के साथ, क्योंकि 500 उसका था ना फैंस का, तो वो नंबर्स है वो वहाँ से उठाते जाएं, और J जो है वो हीटर्स का था, उसके साथ 300 लगाएं। तो चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, ब्रैकेटों की शक्ल में एक ही बात है। पीछे आंसर्स में उसने इस तरह से लिखा हुआ है,
ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। प्रॉफिट वाला भी जाहिर है जो प्रॉफिट हुआ है वो आई जे के साथ लिख ले, वो भी लिख दें, तो ये हमारा ये पार्ट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल सा काम। और बी पार्ट में कहता है कैलकुलेट द टोटल मंथली प्रॉफिट यूजिंग वेक्टर क्वांटिटी। वही बात कि भाई बेचने से जो पैसे आ रहे हैं, टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना हुआ, तो वो भी 13वें सवाल की तरह कि ये जो दोनों वेक्टर्स आपने बनाए हैं दोनों को ज़रब दे लें, दोनों को ज़रब दे के जो पैसे आपके पास आएंगे उनको प्लस करें, 7,70,000 बन जाएगा। तो बिल्कुल सेम सवाल है 13वें की तरह। ठीक है जी, लें जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।